मान लीजिए कि आपके शहर में मेट्रो बन रहा है और मेट्रो बनने के दौरान आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है जिसे तो अचानक से तोड़ना पड़ रहा हो। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, न्यायालय में केस दायर करिएगा, केस का इंतज़ार करिएगा, हियरिंग का डेट आने का इंतज़ार करिएगा। तब तक तो आपका मकान टूट जाएगा, और जब मकान टूट जाएगा उसके बाद अगर हियरिंग हो भी जाए, केस की सुनवाई हो जाए, डिसीजन आ भी जाए, तो आपका तो नुकसान ही हो जाएगा। ऐसे कैसे कानून व्यवस्था होगी? जब आपका नुकसान हो गया तो उसके बाद फिर फ़ायदा क्या हुआ उस डिसीज़न का? बहुत सही सवाल मैंने आपसे पूछा, और जवाब आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लास्ट तक मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक्चुअली सीपीसी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट किसी भी सेमेस्टर एग्जाम या जुडिशरी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, जिनसे आप भाग नहीं सकते और जिनके बिना आपका सीपीसी कंप्लीट होता ही नहीं है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है इंजंक्शन, यानी कि आदेश, अस्थायी आदेश, टेम्परेरी इंजंक्शन, यानी जो आदेश निकलता है उसके बारे में। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगी, उसके बाद लीगल लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज, धाराएं, वाद, इन सब के साथ आपको एक आंसर कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करवा के आंसर फॉर्मेट करवाऊंगी सिर्फ 15 मिनट में। तो क्लास को पूरी ज़रूर सुनिएगा, एक ऑडियो क्लास की तरह, और बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक सिचुएशन दी, और उस सिचुएशन का समाधान इस क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है। क्या होता है कि कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको अचानक से न्यायालय के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, न्यायालय जाना पड़ता है। ऐसे में न्यायालय क्या करती है, स्टे ऑर्डर निकालती है। जैसे मैंने आपको मेट्रो वाला एग्जाम्पल ही बताया, तो उसमें न्यायालय क्या निकालेगी, कि स्टे ऑर्डर निकालेगी। अब इससे क्या होगा, जो वादी और प्रतिवादी पक्षकार दोनों से ही अपेक्षा की जाएगी कि जब तक न्यायालय का निर्णय ना आ जाए या अगला आदेश ना आ जाए, तब तक वो जो काम है उसको रोके रखा जाए। ये एक्चुअली एक सकारात्मक कदम होता है, पॉजिटिव स्टेप होता है, क्योंकि न्यायालय को उस समय जो उचित लगता है न्यायालय वही स्टेप उठाती है। और इसके लिए पॉजिटिव इसलिए कि ये न्यायालय के लिए भी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जो वादी हैं उनके लिए भी पॉजिटिव। अब लीगल लैंग्वेज में क्या दिया कि अस्थायी व्यादेश एक ऐसा व्यादेश है जिसके द्वारा किसी वाद के पक्षकार से ये अपेक्षा की जाती है कि तब तक वह किसी कार्य को करे या करते रहने से विरत रहे जब तक कि वाद का निर्णय नहीं हो जाता और न्यायालय इस संबंध में कोई अन्य आदेश निर्गत ना कर दे। ऐसे आदेश की प्रकृति अंतरिम ना होकर अंतरिम होती है, और यदि किसी कार्य के किए जाने का अधिकार विवादित है तो यह न्याय की मांग है, और उस कार्य का किया जाना अब तक रोक दिया गया है क्योंकि विवाद पे अभी न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ है। यानी न्यायालय जब उचित समझती है तब तक के लिए उसको रोक करके रखती है। अब ये जो दिया हुआ है, ये सीपीसी के आदेश 39 में दिया हुआ है, 39 के नियम 1 और 2 में अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो आदेश 39 1 और 2 है, इसमें अस्थायी आदेश के आधार, मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है और आपकी संपत्ति, आपका कोई प्लॉट है, वहाँ पर कोई अचानक से कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया और आपको संपत्ति के विषय में आशंका, डेंजर लग रहा है, तो आप इंस्टेंट जाइएगा न्यायालय के पास। तो ऐसे समय में न्यायालय क्या निकालेगी, अस्थायी आदेश निकालेगी और तुरंत ही उस कंस्ट्रक्शन को रुकवाएगी ताकि आपकी संपत्ति को क्षति ना पहुंचे। दूसरा है, मान लीजिए ऋणदाताओं से कपट करने की दृष्टि से संपत्ति को हटाने से धमकी दी जा रही है, तो इसके लिए क्या आएगा, न्यायालय की तरफ से आदेश आएगा। या फिर संपत्ति की बेदखली की जा रही है और क्षति पहुंचाई जा रही है, उसकी धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, न्यायालय क्या करेगी, उस काम को अवरुद्ध करेगी। या कर्ज की कोई बात है तो कर्ज को अवरुद्ध करेगी, और इससे क्या होगा, क्षति पहुंचने से रुक जाएगा जब तक कि वाद का निपटारा ना हो जाए। ये है आदेश 39 1 और 2 के अस्थायी आदेश के आधार। अब अस्थायी आदेश अनुदत्त करने के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन के सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत होता है प्रथम दृष्टया मामला। प्रथम दृष्टया मामला मतलब, इसको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, जो प्रथम दृष्टया होता है, यानी कि जो वादी है, मामला उसी के पक्ष में होना चाहिए, जो आपके पास जो न्यायालय के पास गया है मामला उसके पक्ष में होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रथम दृष्टया मामला। दूसरा है अपूरणीय क्षति, यानी कि कोई ऐसी क्षति होने वाली है जिसकी क्षतिपूर्ति की ही नहीं जा सकती। जैसा कि मैंने कहा ना, आपका मकान अगर टूट जाएगा तो फिर न्यायालय फैसला सुना के क्या ही कर लेगी, या काम को रोक के क्या कर लेगी। इसीलिए ऐसे ऐसे उस मामलों में क्या किया जाता है, अस्थायी आदेश अनुदत्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपूरणीय क्षति वाली सिचुएशन जो होती है। आप एग्जाम्पल, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आप वो एग्जाम्पल दे करके भी लिख सकते हैं। कोई कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में ही आंसर्स को लिखिए। बस जो धाराएं हैं, जो वाद है, वो लीगल लैंग्वेज में होना चाहिए। बाकी आप डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देके, या फिर आप ए और बी का एग्जाम्पल इस तरह से करके भी आप दे सकते हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं।
तीसरा है सुविधा का संतुलन होना। तो ये अस्थायी व्यादेश के आदेश को जारी करने के लिए तीसरा नियम है कि न्यायालय को ये देखना चाहिए कि सुविधा का संतुलन व्यादेश के पक्ष में हो, यानी कि आवेदक के पक्ष में व्यादेश जारी नहीं किया गया तो उसे इससे क्या होगा, असुविधा होगी। और पक्ष किसके पास चला गया, अनावेदक के पास, जिसके खिलाफ आवेदक आया था उसी के पक्ष में अगर चला गया तो कहाँ न्यायालय को क्या ध्यान देना है कि सुविधा का संतुलन होना चाहिए। इसमें एक केस है उषा बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। ये हमने पहले के सेमेस्टर्स की क्लासेस में भी ये केस देखा है, काफ़ी चर्चित केस है। इसमें फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन के विरुद्ध इस आधार पर वाद किया गया था कि ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और अप्रदूषणकारी करने वाली है, लेकिन वस्तुतः इसे ऐसे नहीं पाया गया और ये धारण किया गया कि सुविधा संतुलन करके इसके प्रदर्शन के पक्ष में है, अतः अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद संहिता में 1999 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि किसी कार्य को प्रतिबंधित करने या किसी नुकसान, किसी क्षति, किसी विक्रय, किसी संपत्ति का व्ययन, हटाए जाना, बेकब्जा रोका जाना के लिए व्यादेश जारी करते समय न्यायालय वादी को प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी पेश करने का निर्देश दे सकेगा। ये बाद में संहिता में 1999 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या आता है, एक आता है एक पक्षीय निषेधाज्ञा। ये क्या होता है कि यदि मामले में बहुत ज़रूरी हो तो न्यायालय आदेश 39 के नियम 3 के अंतर्गत पक्षकार को एक पक्षीय आज्ञा भी प्रदान कर सकती है, पर यह सीमित समय के लिए ही होती है। मतलब न्यायालय निष्पक्ष होती है ना भाई, तो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकेगी। तो ये कभी कभी ये अधिकार न्यायालय को मिलता है। इसमें एक केस है AP नायडू बनाम चलप्पन केस, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पक्षकार ने आदेश 39 नियम 3 के तहत एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया, वहीं पक्षकार आदेश 39 नियम 3 में उल्लेखित सभी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बाध्य है और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसे आदेश का लाभ नहीं दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई हो जाती है। इसको बोलते हैं एक पक्षीय निषेधाज्ञा और इसमें केस कौन सा है, AP नायडू बनाम चलप्पम वाद। ठीक, अब इसके बाद है अपर्याप्त आधारों पर व्यादेश प्राप्त करने की दशा में प्रतिकर। तो 1999 में धारा 95 में संशोधन करके जोड़ा गया। जब न्यायालय को जब लगता है कि व्यादेश करने के लिए आवेदन अपर्याप्त आधार पर दिया गया है या वादी का वाद असफल हो जाता है तो क्या करेगी, न्यायालय प्रतिवादी के खर्चे के लिए वादी के विरुद्ध 50,000 रुपये से अधिक कोई धनराशि के रूप में उसको आदेश देगी। मतलब उसने झूठ मूठ का अगर वाद दायर कर दिया या आदेश निकलवा लिया तो इससे जो सेकंड पार्टी है उसको नुकसान हुआ ना प्रतिवादी को, तो अब उसको दंड तो झेलना पड़ेगा अगर उसने गलत तरीके से करवा लिया, आदेश पारित करवाया। तो इसमें केस है सज्जू तथा अन्य बनाम नगरपालिका परिषद और अन्य केस, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अस्थायी व्यादेश जारी करना या ना करना न्यायालय के अपने दिमाग, अपने विवेक पर निर्भर है। अब यदि वादी का व्यवहार प्रतिवादी के विरुद्ध असामयिक और अनुचित अनफेयर लगता है तो अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी वो नहीं रह जाएगा और अगर तब भी अस्थायी आदेश पारित हो गया तो उसको 50,000 रुपया तक की धनराशि का प्रतिकर देना पड़ेगा, प्रतिवादी के खर्चा जो भी हुआ उसके लिए। अब इसके बाद है भंग को दोहराने या बनाए रखने से रोकने का आदेश। जब कोई संविदा भंग करता है, किसी अन्य प्रकार की क्षति होती है तो प्रतिवादी के विरुद्ध अवरुद्ध करने के लिए किसी वाद में, चाहे वाद में प्रतिकर का दावा किया गया हो या ना किया गया हो, वादी प्रतिवादी को संविदा भंग करने से या परिवादित क्षति जो कि इंजरी हुई उससे अवरुद्ध करने के लिए अस्थायी व्यादेश के लिए न्यायालय आवेदन वाद प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय निर्गत कर सकेगा। यह आदेश 39 का नियम 2 है। तो अब इसमें एक केस है सुमित्रा देवी आनंद बनाम शांति देवी केस। इसके बाद आता है ये जो अस्थायी व्यादेश भंग करना है उसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि परिणाम ही आपका कंक्लूजन होगा। तो आदेश 39 में कहा गया है कि न्यायालय कुर्क की संपत्ति का विक्रय कर जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जो पक्षकार होते हैं उनको उचित प्रतिकर देकर संपत्ति से प्राप्त जो होता है, ये सारी चीज़ें न्यायालय को जो होती है वो लोगों को ये सुविधा मिल जाती है। मतलब न्यायालय जो व्यादेश देती है उससे आपकी संपत्ति जो होती है वो बच जाती है। उस आपका जो समय होता है कोर्ट केस करना, पूरा लंबा जो समय होता है वो अवधि जो है वो बच जाती है आपके लिए। आपको न्यायालय के दौड़ भाग से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ आपके संपत्ति का विक्रय और क्षतिग्रस्त जो संपत्ति होने वाली थी वो भी रुक जाती है। तो इस तरह से इसके फ़ायदे हो जाते हैं। इसमें आप केस जो है वो सुमित्रा देवी आनंद बनाम शांति देवी का केस लिख करके और लास्ट में आप इसको क्या करिएगा, कंक्लूड कर लीजिएगा। बस आदेश 39 का 1 और 2 याद रखिएगा, इसी से शुरुआत करिएगा। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में डील करिएगा आंसर को, नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ही क्लियरली आंसर का स्ट्रक्चर बनाकर डील करते हैं। तो जैसे कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो समझ गया। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन